जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है पैंथर आंदोलन के 50 वर्ष। साथियों, इस दबे कुचले वंचित समाज के सामाजिक, आर्थिक और उन्नति के लिए लगातार बहुत सारे संगठन लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि संसार में दबे कुचले लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अमेरिका में उनको जू के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में उनको विलेन के नाम से जानते हैं, और अमेरिका में जो है कि ब्लैक के नाम से भी जानते हैं, अफ्रीका में निग्रो के नाम से जानते हैं, और स्पार्टा में हेलेट के नाम से जानते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन भारत में जो है उनको जो है अछूत और शूद्र के नाम से जानते हैं। निग्रो हो या जू हो या मुलेटो हो या किसी भी प्रकार के जो है दबे कुचले लोग हो, उनके उन्नति के रास्ते खुले हुए थे। लेकिन भारत के अछूतों और दलितों के और शूद्रों के उन्नति के रास्ते खुले नहीं थे। उनको उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल कह करके उनको रोक दिया जाता था। वो अपने उन्नति के रास्ते भी नहीं खोल सकते थे। इसी प्रकार उनकी उन्नति के लिए तमाम तरह के संगठन चले। इस दबे कुचले वंचित समाज के लोगों ने उनके चलाने का काम किया। आज की कड़ी में एक पैंथर था और उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले एचएल दुसाद साहब। आपकी जो है सैकड़ों पुस्तकें इस दबे कुचले वंचित समाज को के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए जो है लिखी गई हैं, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, एचएल दुसाद साहब, आज जो है ये पैंथर आंदोलन जो है 29 मई को उनके 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और वो अपना सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं, गोल्डन जुबली भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो है इस अवसर पर जो है हमारा एक उद्देश्य बनता है, हमारा एक जिम्मेदारी बनती है, उस पर हम लोग चर्चा करें। आखिर उनके 50 वर्ष हुए पूरे, पैंथर आंदोलन क्या है, किसने उसको गठन किया था, और उसका गठन करने का क्या उद्देश्य था, उनके गठन करने की कौन सी परिस्थितियां थी। सर, मेरा सवाल आपसे पहली बार यही है कि 29 मई को जो है पैंथर आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और पैंथर आंदोलन के संस्थापकों ने इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में और क्यों की थी? जी सर। थैंक्स सर। सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक दलित ही नहीं, पूरे विश्व इतिहास के एक महानतम आंदोलन का जो कल गोल्डन जुबली मनाया जाएगा, उसे याद करने के लिए आपने जो एक चर्चा का आयोजन किया, ये शायद हर कोई नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है सर। मैं इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस अवसर पर सबसे पहले जो है सादर नमन करना चाहता हूँ दलित पैंथर के संस्थापकों नामदेव ढसाल साहब, राजा ढाले को, जो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे संगठन को जन्म दिया जिसकी मिसाल जो है पूरी दुनिया में मिलनी जो है बड़ी दुर्लभ है। सर, जिससे दलित पैंथर की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसकी स्थापना आपको महाराष्ट्र के दलित लेखकों ने किया। आपको सर मैंने शायद आपके चैनल पर कई बार बताया कि ये जो है दलित पैंथर अपने आप में जो है इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी मिसाल जो है मिलनी मुश्किल है। कहानी है कि ये जो है दुनिया के उन चंद संगठनों में एक है जिसे लेखकों ने स्थापित किया। अंततः मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में इस किस्म का कोई आंदोलन खड़ा हुआ होगा जिसके स्थापना के मूल में जो है राइटर्स रहे हो, और वो भी दलित राइटर्स। तो 29 मई 1972 को जो है महाराष्ट्र के दलित राइटरों ने जो है इस संगठन की स्थापना की। इसके मूल में जो है आपको उनकी रचनाएं रहे। इस संगठन के वजूद में आने के पहले वो अपने लेखन के माध्यम से जो है जो बात संगठन के माध्यम से इंप्लीमेंट करवाना चाहते थे, वो बहुत पहले से कहते रहे। इस आंदोलन में उनकी लेखकी की क्या भूमिका थी, इस पर एक लेखक का कमेंट है कि इस आंदोलन को उसी तरीके से संवारा महाराष्ट्र के दलित लेखकों ने जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे को इस आशय से लालन पालन करती है कि वो बड़ा होकर युद्ध के मैदान में फतेहाबी हासिल करेगा। इस कदर जो है उन्होंने इसकी स्थापना में योगदान किया। इस तरीके से उन्होंने इसकी परवरिश की। दलित पैंथर के जो संस्थापक लेखक रहे, उन्होंने अपनी कविताओं में वो आग उगलती बात पैदा की
उन्होंने अपनी कहानियों में वो मारकता पैदा की। उन्होंने उपन्यासों के जरिए जो है भारतीय समाज का जो विभत्स चेहरा पेश किया, सुन करके लोग दंग हो गए और वंचितों में जो है एक नए किस्म का उल्लास पैदा होता है। ये बहुत बड़ी घटना है सर। मैंने आपके चैनल पर से इसके पहले शायद बतलाया है कि नामदेव ढसाल साहब पर जब चर्चा हो रही थी तो मैं ढसाल साहब को एक मायने में जो है विश्व का एकमात्र कवि मानता हूँ। कारण ये कि दुनिया के इतिहास में जितने भी लेखक हैं वो लेखकों ने जो है अपना योगदान किसी पहले से स्थापित संगठन के लिए किया। मसलन हम लोग अगर मैक्सिम गोर्की को अगर लेता है तो लेनिन का जो मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट में योगदान देने के लिए उन्होंने अपना कलम चलाया। उसी तरीके से ढेरों लेखक है जो स्थापित जो आंदोलन है, जो स्थापित संगठन है, उनके लिए कंट्रीब्यूट किया। लेकिन नामदेव ढसाल साहब दुनिया के एक ऐसे कवि थे, वो विश्व स्तर के कवि मानते थे। भारत में जो है बहुत से लोग जो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बढ़कर के कवि मानते थे। वैसे कवि जुगा ढसाल ने जो है महज 22 वर्ष की अवस्था है, उनका जन्म 1949 में हुआ था और 1972 में जो है इस संगठन की स्थापना होती है। तो कह सकते हैं कि 22-23 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने दलित पैंथर की स्थापना की दिशा में इनिशिएटिव लिया और बाद में उनके साथ में जो है राजा ढाले जुड़ते हैं, आपको जेवी पवार, अरुण कांबले, अर्जुन डांगरे इत्यादि ढेरों लेखक जुड़ते हैं सर। तो नामदेव ढसाल का कंट्रीब्यूशन मुझे विश्व में सबसे अधिक इसलिए लगता है सर कि दुनिया के समग्र इतिहास में वर्ल्ड क्लास का किसी भी कवि ने जो है दलित पैंथर जैसा संगठन की स्थापना नहीं किया। दलित पैंथर अपने आप में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था सर। इसकी गतिविधियां भारत में उसी तरीके से मैंने लोगों को ये की थी, खौफ पैदा की थी, जिस तरीके से नक्सलवादी आंदोलन 70 के डेकेड में अगर पूर्वांचल में नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था तो उसी के आसपास जो है महाराष्ट्र में दलित पैंथर की स्थापना हुई। इस आंदोलन ने जो है आपका शोषकों में, आपका जो है जो जुल्म करने वालों में इतना खौफ पैदा किया जिसकी कोई मिसाल नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि दलित पैंथर जब अपने शवाब पर पहुंचा तो गुंडे जो है इसका नाम छोड़कर सुन करके जो है इलाका छोड़ देते थे। बहरहाल सर 1972 में इस संगठन की स्थापना के मूल में एक बड़ी रिपोर्ट का योगदान है। उस रिपोर्ट को इलाया पेरुमल रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट 10 जुलाई 1970 को पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में बतलाया गया कि एक साल के भीतर लगभग 1200 दलितों को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई है। इन एक सालों में जो है बेशुमार महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। ढेरों महिलाओं को जो है गांव में नंगा करके घुमाया गया है। ये घटना जो है जो दलित पैंथर के लेखक थे जो अपने कलम के माध्यम से एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहे थे, उनको इस घटना ने जो है स्तब्ध कर दिया। ज्यादा उनको जो है आश्चर्य इस बात को हुआ कि पेरीमल रिपोर्ट के खिलाफ जो है जो उस जमाने में जो अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी आरपीआई एक्टिव थी, वो पार्टी जो है खामोशी साध दी। जबकि पैंथर चाहते थे कि ऐसी रिपोर्ट के खिलाफ जो है आरपीआई अपना जो है सही कर्तव्य निभाए, समाज में जाए और इसे लेकर के जो है आंदोलन खड़ा करे। लेकिन जो है इस भयानक रिपोर्ट पर आरपीआई के लोग चुप्पी साधे रहे। ऐसी स्थिति में जो है दलित लेखकों को बड़ा आघात लगा। वो चाहते थे कि इस रिपोर्ट के बाद से कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि देश में फिर ऐसी घटनाएं न हो। इन्हीं घटनाओं ने जो है उनको अचानक जो है कलम छोड़ करके जो है कलम के साथ साथ छोड़ करके, तो कलम तो उन्होंने छोड़ा नहीं, लगातार कलम के माध्यम से कर, लेकिन सक्रिय रूप से जो है आपका 29 मई 1972 को दलित पैंथर की स्थापना के लिए प्रेरित किया, बाध्य किया और उन्होंने बनाया। ये संगठन सर जो है जो आपके महाराष्ट्र के दलित लेखकों ने बनाया, इसके लिए उनको प्रेरणा मिली थी आपका अमेरिका में चल रहे ब्लैक पैंथर मूवमेंट से। ब्लैक पैंथर मूवमेंट जो है वो आपका उन दिनों चल रहा था अमेरिका में, इनका मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मूवमेंट चल रहा था, लेकिन वो मूवमेंट शांतिपूर्ण था। उस मूवमेंट के दौरान जब ब्लैक्स पे इतने जुर्म हो रहे थे, इतने अत्याचार हो रहे थे, वहाँ के कुछ युवा जो है पढ़े लिखे लेखक दलित पैंथरों की तरह उन्होंने जो है शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास खो दिया और पैरेलल उन्होंने दलित पैंथर संगठन आपका ब्लैक पैंथर संगठन की स्थापना की। ब्लैक पैंथर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पैरेलल आर्मी था।
वो अश्वेतित के खिलाफ, जो होने वाले जुर्म के खिलाफ जो है श्वेतों पर हमला करता था, उनका प्रतिरोध करता था। तो उस संगठन ने जो है आपका 3-4 सालों तक तो चला, लेकिन पूरी दुनिया में एक आलोड़न सृष्टि कर दिया। उसी से प्रेरित होकर के आपका वो 1972 में इस संगठन की स्थापना होती है। लेकिन संगठन की स्थापना करते समय जो है प्रेरणा उन्होंने जरूर जो है वो आपका वो ब्लैक पैंथर से लिया, लेकिन विचारधारा उन्होंने जो है अंबेडकर से लिया। अंबेडकरी विचारधारा के आधार पर उन्होंने जो है समाज में एक बड़े बदलाव के लिए दलितों पर हो रहे जुर्म सितम के खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए इस संगठन की स्थापना किया। संगठन की स्थापना के बाद सर जो है उन्होंने एक बड़ा रिमार्केबल मैनिफेस्टो तैयार किया। हम लोग जैसे मानते हैं सर कि कोई भी अगर संगठन है तो उसकी तरफ से जो है उसका एक मैनिफेस्टो आना चाहिए, वो क्या करना चाहता है जनता के लिए, जो है उसके एजेंडे में क्या ऐसे प्रोग्राम है। तो इस संगठन की स्थापना के बाद से जो है आपका दलित पैंथर से जुड़े हुए नामदेव ढसाल, राजा ढाले, आपका जेबी पवार इत्यादि मिलकर के जो है एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। और ये मैनिफेस्टो जो था सर, इसमें जो है पूरी डिजाइन आपको सामने नजर आएगी, क्या वो लोग करना चाहते हैं दलित पैंथर। इस मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा किया कि दलित पैंथर आरपीआई के नेतृत्व के सौदेबाजी के खिलाफ एक विद्रोह है। उन्हें सबसे अधिक शिकायत जो थी उस जमाने में आरपीआई के नेताओं से थी, क्योंकि आरपीआई जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पार्टी थी और लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से बाबा साहब ने अपने संघर्षों के द्वारा जो है दलित अधिकार की लड़ाई लड़ी, दुनिया में एक जो है बड़ा चमत्कारिक बदलाव लाया, कुछ वैसा जो है उसके अनुसरण कार्य करेंगे। लेकिन आपका आरपीआई के नेता जो है हताश करने लगे, क्योंकि हताशा का जो उनका जो चरम जो आपका जो रिफ्लेक्शन हुआ, वो रिफ्लेक्शन जो है आपका वही जो पेरुमल की रिपोर्ट आती है 10 जुलाई 1970 को, उस पर खामोशी साध लेना जो है पैंथरों को बड़ा स्तब्ध किया, बहुत निराश किया। और उसके बाद से जो है वो लोग इस संगठन की स्थापना की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, उस घोषणा पत्र में उनकी पहली लाइन थी, क्यों हम जो है इस संगठन बनाया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, दलित पैंथर आरपीआई नेतृत्व की सौदेबाजी के खिलाफ एक विद्रोह है। अनुसूचित जातियां, जनजातियां, भूमिहीन, गरीब किसान हमारे मित्र हैं। वे सब लोग जो राजनीतिक और आर्थिक शोषण के शिकार हैं, वे सभी हमारे मित्र हैं। जमींदार, पूंजीपति, साहूकार, उनके एजेंट तथा सरकार जो शोषण के समर्थक तत्वों का समर्थन करते हैं, वे पैंथरों के दुश्मन हैं। उसमें यह भी कहा गया था, हम आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में नियंत्रणकर्ता की हैसियत का प्राधान्य चाहते हैं। ये सोचिए सर, कितनी माने हैरानी की बात है। आज तक जो है दलितों के ढेरों संगठन आए, लेकिन ये पहली बार जो है आपका ये जो दलित पैंथर वजूद में आता है, तो दलित पैंथर के संस्थापक जो युवा लेकर थे वो घोषणा करते हैं कि हम आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में नियंत्रणकर्ता की हैसियत चाहते हैं। हम ब्राह्मणों के मध्य नहीं रहना चाहते। दलित पैंथर की घोषणा थी कि हम ब्राह्मणों के मध्य नहीं रहना चाहते, हम पूरे भारत पर शासन के पक्षधर हैं। मात्र हृदय परिवर्तन अर्थात उदार शिक्षा अन्याय और शोषण को समाप्त नहीं कर सकते। हम क्रांतिशील जनता को जागृत करेंगे, उन्हें संगठित करेंगे ताकि परिवर्तन हो सके। हमें विश्वास है जनसमूह में संघर्ष द्वारा क्रांति की ज्वाला जरूर जलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी समाज व्यवस्था मात्र रियायतों की मांग, चुनाव और सत्याग्रह के जरिए नहीं बदली जा सकती। हमारी सामाजिक क्रांति का विद्रोही विचार हमारे लोगों के दिले में उत्पन्न होगा तथा तुरंत ही वह गर्म लोहे की भांत अस्तित्व में आएगा। अंत में हमारा संघर्ष दासत्व की जंजीरों को तोड़ देगा। दलित पैंथर की घोषणा में पत्र में कुछ और कहा गया था सर। उसमें क्लियर कहा गया था, दलित पैंथर मानता है कि ये बौद्ध धर्म को दलितों की सभी सुखों के, सभी दुखों के निवारण का माध्यम नहीं है। अर्थात जो है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्लियर कर दिया, उन जमाने में जो है
बुद्धिज्म का प्रचार, बौद्धमय भारत बनाना जो है महाराष्ट्र के जो दलित एक्टिविस्ट हैं उनके बीच काफी पॉपुलर था। लेकिन दलित पैंथरों ने जो है इस पॉपुलर धारा के खिलाफ जा करके बतलाया कि हम नहीं मानते हैं कि बौद्ध धर्म को अपना करके जो है दलितों के सभी दुखों का निवारण किया जा सकता है। घोषणा पत्र में उन्होंने आगे कहा, दलितों पर अत्याचार करने में मुस्लिम काल या ब्रिटिश काल के मुकाबले आज का हिंदू सामंती शासन के हाथों में ये शासन जिम्मेवार है। दलितों पर अत्याचार करने के मामले में मुस्लिम काल आपका ब्रिटिश काल के मुकाबले आज का हिंदू शासक जो है ज्यादा जिम्मेवार है। हिंदू शासक के हाथ में उत्पादन, नौकरशाही, न्यायपालिका, फौज और पुलिस सभी कुछ है। दलित पैंथर के घोषणा पत्र ने जहां जागरूक और प्रगतिशील आम युवा पीढ़ी में हलचल पैदा की, वहीं समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिशील लेखकों और विचारकों को झकझोर के रख दिया। दलित पैंथरों ने इस सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना और लोगों ने तस्लीम भी किया कि दलित पैंथर का घोषणा पत्र जो है परिवर्तन का एक मुकम्मल घोषणा पत्र है और ये घोषणा पत्र जो है आने वाले समय के मध्य जो है इस देश में विराट जो है परिवर्तन कर देगा। ये दलित पैंथर के घोषणा पत्र का सर इम्पैक्ट रहा। दलित पैंथर जब अपने वजूद में आता है तो सर जैसे मैं बतलाया कि जो है कि हम आपका 1972 में जो है बंगाल में रह रहे तो वहाँ हमने नक्सल आंदोलन का खौफ देखा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उसी तरीके से जब दलित पैंथर अपने शबाब पर आता है, अपने पूरे टीम पर पहुंचता है महाराष्ट्र में, तो इसके खौफ का कोई जो है ये नहीं था। जितने भी शोषक जमात के लोग हैं सब एक तरीके से कहिए तो दिल में दुबक गए। मैं महाराष्ट्र आते जाते रहता हूँ। दलित पैंथर को जो संस्थापक है उसमें खास तौर से जो है नामदेव ढसाल से मेरी बड़ी निकटता रही। आपने देखा कि मैंने उन पर जो है 2 किताबें भी लिखी। नामदेव ढसाल साहब ने 2012 में दलित पे आपका बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का जो है वो डाइवर्सिटी डे कार्यक्रम करवाया था, तो हमें बड़ा करीब से जो है उनको देखने का मौका मिला है। तो मैं खुद जो है जो बड़ा लेट से इनके करीब गया, तो मैं एक बार जो है ये ढसाल साहब के कुछ मित्रों के कहने पर मैं चला गया आपका कमाठीपुरा इलाके में चला गया जो सियाने को गढ़ है। तो दलित पैंथर ने हर तबकों को शोषण और जुल्म से बचाने की कोशिश की। इसका एक बड़ा अच्छा असर जो है आपका जो है जिस फार्मेसी के पेशे में जो महिलाएं हैं उन पर पड़ा था। मैं उस इलाके में जो है नामदेव ढसाल का जिक्र करते हुए जब पहुंचा और जो जिस फार्मेसी करने वाली महिलाओं से मिला तो उनके मन में देखा इतनी श्रद्धा क्या कहा जाए। तो पैंथर ने जो है हर तबकों के अपने दौर में जो है शोषण अत्याचार से बचाया, जिसका अपवाद जो है ये जो है जिस फार्मेसी के पेशे में महिलाएं। मैंने सर जो है खुद अपनी नजरों से देखा है कि जो है नामदेव ढसाल साहब को किस तरीके से लोग जो है सम्मान वहाँ करते थे। ढसाल साहब जो है उस जमाने में लोग आप अंदाज लगा लीजिए कितनी अजीब बात है कि कहा जाता है कि दलित पैंथर जब मंत्रालय में जाते थे तो किसी पार्टी के किसी जो मंत्री है उनका अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे, उनसे परमिशन नहीं मांगते थे, वो सीधे धड़ल्ले से जाते थे मंत्री के कमरे में पहुंचे और पहुंच करके अपनी बात रखते। बात तो यहाँ तक फैली थी, लोग कहते हैं कि दलित पैंथर जब जाते थे मंत्रालयों में तो जो है संतरी वगैरह हट जाते थे और मंत्री के कमरे में जाना है तो उनका एक खास स्टाइल हुआ करता था। वो कमरे के दरवाजे पर जो है पैर से किक मारते थे। आप कल्पना करें सर कि अंदर मंत्री बैठा हुआ है और कोई बाहर दरवाजे पर यदि पैर से किक मारे तो उसके शोर में जो है अंदर बैठे मंत्री का हार्ट अटैक हो जाएगा। ये इनका जो है दबदबा था। तो 3 सालों ने जो है 3 साल तक ये जो है आपका महाराष्ट्र में जो है असाधारण जो है अपनी वो ये उपस्थिति दर्ज कराया। जिस तरीके से जो है आपका ब्लैक पैंथर की उम्र जो है बड़ी लंबी नहीं रही, वो लोग भी 3-4 साल के बाद ही जो है बिखर गए। कुछ वैसी ही दुर्घटना इनके साथ होती है। एक तो जो है आपस में इन लोगों में जो है आपसी थोड़ा सा जो है वैचारिक मतभेद हो गया। दूसरी बात है कि दलित पैंथर की गतिविधियां जो है आरपीआई के नेताओं को रास नहीं आ रही थी। उनको लगा कि पैंथर इसी तरीके से काम करते रहे समाज में जो है बिल्कुल जीरो पर चले जाएंगे। ऐसी में जो है दलित पैंथर के बहुत से नेताओं के खिलाफ जो है
आरपीआई के नेताओं ने फरमान जारी कर दिया कि जहां भी पैंथर मिलते हैं एक तरीके से अपने ही समाज के लोग जो है पैंथरों के खिलाफ हो गए। दूसरी, इनमें कुछ वैचारिक मतभेद आ गए। और तीसरा जो काम किया गया सर, इससे आंदोलन से लाखों हजारों लोग जुड़े थे, उनको तरह तरह के फर्जी पुलिस केस में फंसा दिया। इस तरीके से जो है ये आंदोलन जो है एक बड़ी गहरी छाप छोड़ करके अंततः जो है आपका वो जो है बड़े सीमित पैमाने पर सिमट करा जाता है। एक तरीके से कहिए वो अपने लक्ष्य को जो है पूरा नहीं कर पाता है। जी 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 जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैसे कि आपने बताया कि जो है कि मिलने के लिए किसी मंत्री से जो है उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं थी और एक तरह से खौफ था। ये बहुत ही अच्छी जानकारी इस समाज के लिए, क्योंकि ये दबा कुचला समाज जो है हमेशा से जो दबा रहा और इसने हर स्तर से लोगों ने इनको दबाया और आज भी ये क्रम लगता दिखाई दे रहा है कि नए उभरते नए तरीके से जो आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है जो जानकारियाँ आपने दी कि ये 50 वर्ष हो गए हैं इनको और हम देख रहे हैं कि जो है बहुत सारा मतभेद, वैचारिक मतभेद। आपने बताया कि आरपीआई के लोग भी इनको नहीं पसंद करते थे और इन्होंने खुद ही अपने जो है मेमोरेंडम में लिखा, अपने दस्तावेज में लिखा जो है कि हम भी आरपीआई के खिलाफ है, क्योंकि आरपीआई अपने मूल उद्देश्य से भटक गई थी, जैसे आज भी भटकती दिखाई दे रही है। तो मेरा एक सवाल यहाँ से सर ये हो जाता है कि ये पैंथर आंदोलन का जो क्या प्रभाव पड़ा, पहली बात है पैंथर आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या उपलब्धियां रही आज तक, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो गए। तो ये इस बात की जानकारी देना बहुत ही मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि 50 वर्षों में जो है इस संगठन की क्या जो है उपलब्धियां रही हैं, उसका प्रभाव क्या रहा है। जी सर। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम जो है दलित पैंथर की उपलब्धियों से जो है आपके श्रोताओं को वाकिफ नहीं कराएंगे तो आपकी ये जो चर्चा है अधूरी रह जाएगी सर। बहुत से लोगों ने लिखा है सर जो है एक ये दलित पैंथर के उद्भव के बाद से जो है जो अंबेडकर के बाद, बाबा साहब अंबेडकर के बाद से मान अपमान से बोध शून्य आकांक्षाहीन दलित समुदाय को नए सिरे से इस संगठन ने जगाया। बाबा साहब के बाद जो है जो आरपीआई नेतृत्व की निष्क्रियता से समाज में एक बड़ी भारी निराशा आई थी। उस निराशा से समाज को जो है दलित पैंथरों ने जगाया। ये बहुत बड़ी बात है सर। पैंथरों का जो है एक बड़ा ये था कि जो है इन लोगों ने गाँव में जो है जो भूमिहीन है उनको जो है बड़े बड़े जमींदारों के हाथ से जो है जमीनें मुक्त करा करके इन लोगों ने जो है जो वहाँ के जमींदार हैं, बड़े भूस्वामी हैं, उनके ऊपर खौफ अपना पैदा किया। उससे दलितों के मनोबल में, जो गांव के जो दलित है उनके मनोबल में गुणात्मक बदलाव आया। ये बहुत बड़ी बात है। अब जहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है सर, इस पर जो है आपका दलित पैंथर पर कुछ विद्वानों ने बड़ा गहन अध्ययन किया है, जिसमें एक अजय कुमार है। अजय कुमार की एक पुस्तक है दलित पैंथर, ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है दलित पैंथर आंदोलन के संबंध में। जी जी। अजय कुमार ने लिखा है, क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का दर्शक बन के रह गया जी दलित पैंथर आंदोलन। जी। तमाम खूबियों के बावजूद यह अपना घोषित लक्ष्य पूरा करने में विफल रहा। बावजूद इसके वो कहते हैं यह आंदोलन देश में दलित नेताओं और गैर दलित नेताओं द्वारा अनुसूचित जाति के उद्धार के लिए चलाए गए आंदोलनों से बिल्कुल हटकर है। जी। अजय कुमार ने लिखा है कि हिस्ट्री में दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के बेटरमेंट के लिए, दलितों द्वारा चाहे गैर दलितों द्वारा जितने भी किस्म के आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों से ये बिल्कुल हटकर है तथा अपनी अमिट छाप छोड़ता है। जी। दलित पैंथर आंदोलन के प्रतिनिधियों ने पैंथरों के भांत काम किया, मैंने शेर की भांत काम किया तथा सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए पूर्णतः तो नहीं लेकिन सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। जी। दलित आंदोलनकारियों के आपसी मतभेद के कारण यह संगठन अपने चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सका। जो चिंगारी के रूप में भड़का वह जंगल में फैलती आग का रूप नहीं धारण कर पाया, क्योंकि इसके अंतर्गत संगठनात्मक, वित्त संबंधी, सामंजस्य संबंधी
तथा विरोधी विचारधारात्मक कमजोरियां थी। यदि यह आंदोलन इन सभी विरोधों को समाप्त कर एकल विचारधारा पर चलता तो शायद यह एक ऐसा आंदोलन बन जाता कि भारतवर्ष से छुआछूत, अलगाव, अमीरी गरीबी, नीच ऊंच का भेदभाव जो है मिट जाता। ये उनका आकलन है। जी जी। इस आंदोलन पर बहुत ही अच्छा अध्ययन जो है इन्होंने किया है मशहूर आपका जो सोशल साइंटिस्ट है आनंद तेलतुंबड़े। तेलतुंबड़े साहब ने कहा है यह सही है कि यह संगठन अपने उत्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, तथापि इसकी उपलब्धियां गर्व करने लायक रही। जी। वो कहते हैं इसने देश में स्थापित व्यवस्था की बुनियादों को हिला करके रख दिया और संक्षेप में यह दर्शाया कि सताए हुए आदमी का आक्रोश क्या होता है। इसने दलित राजनीति के एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की जो इसके पहले पूरी तरीके से छूटी हुई थी। अपने घोषणा पत्र पर अमल करते हुए दलित पैंथरों ने दलित आंदोलन के लिए राजनीतिक मुकाम खातिर परिवर्तनकामी अर्थों में एक नई जमीन खोली। उन्होंने दलितों को सर्वहारा के परिवर्तनकामी वेग की पहचान प्रदान की और उनके संघर्षों को पूरी दुनिया के अन्य दलित लोगों के संघर्षों से जोड़ दिया। उनके कहने का मतलब ये है सर कि एक ऐसा मूवमेंट था जो ये न रह करके एक सीमित पैमाने के दायरे को तोड़ते हुए ये आंदोलन जो है विश्व स्तर पर पहचान बनाया और विश्व के तमाम जो है जो दलित, वंचित, शोषित लोग हैं उन्होंने इस आंदोलन में अपनी मुक्ति की एक उम्मीद देखी थी। जैसे मैं बताया कि सर इस आंदोलन की उपलब्धियां क्या है, सोच लीजिए कि इस आंदोलन ने कितना बड़ा इम्पैक्ट ये किया भारतीय राजनीति पर छोड़ा। एक बड़े विचारक कवि रहे विष्णु खरी, उन्होंने कहा कि दलित पैंथर के आंदोलन ने जो है भारत की राजनीति को महाराष्ट्र से बाहर तक प्रभावित किया और इसका प्रभाव इतना व्यापक रहा सर कि आप सुन करके इस बात को रोमांचित हो जाएंगे कि खुद भारत की सर्वकाल की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है पैंथरों से टेबल टॉक के लिए आह्वान किया। जी जी। इनका खौफ, इनकी गतिविधियां, इनका प्रभाव समाज पे इतना व्यापक हो जाता है। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत जो है 1974 में टेबल टॉक के लिए जो है मजबूर करती है। अब सोच लीजिए कि डॉक्टर अपने नामदेव ढसाल का जो बर्थ ईयर है 1949 है और 1974 में जब वो इंदिरा गांधी उनको टेबल टॉक के लिए मजबूर करती है, ये जो जितने भी दलित ये पैंथर के संस्थापक है ये सब 22-23 साल के युवा थे, कोई बुजुर्ग नहीं थे, ये सब बहुत कम एज थे और इनकी गतिविधियां कितनी व्यापक थी कि उन्होंने इंदिरा गांधी को मजबूर किया को टेबल टॉक के लिए जो है आए। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं सर। मेरा मानना है कि भारतवर्ष की हिस्ट्री में वंचितों का ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो दलित पैंथर की तरह जो है इम्पैक्ट छोड़ता। अब इसमें एक बड़ी समस्या जो आगे सर मैं वहाँ महाराष्ट्र जाता हूँ मुझे पता है जो एक वैचारिक समस्या आ गई। वैचारिक समस्या आ गई ये कि पैंथर आंदोलन के दो सबसे बड़े स्तंभ थे नामदेव ढसाल और आपका क्या नाम है राजा ढाले। राजा ढाले ने जो है आपका 15 अगस्त 1972 को वहां से एक साधना मैगजीन निकलती है क्या नाम है नागपुर से, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साधना मैगजीन में उन्होंने एक लेख लिखा है, लेख का शीर्षक था काला स्वतंत्रता दिवस। उसके कुछ दिन बाद ही जो है नामदेव ढसाल 15 अगस्त पर अपना एक लेख लिखते हैं और लेख लिख करके बतलाते हैं कि यदि विधान परिषद, संसद भवन सामान्य लोगों की समस्याओं को हल नहीं करेंगी तो पैंथर उन्हें जला कर रख देंगे। इन घोषणाओं ने जो है शासक दलों में हड़कंप मचा दिया था। तो पैंथर के दो जो सबसे बड़े स्तंभ थे सर, एक नामदेव ढसाल और दूसरे जो है राजा ढाले, में एक जो है वैचारिक क्लैश पैदा हो जाता है। नामदेव ढसाल जो है इस दलित पैंथर को जो है आर्थिक कष्टों के निवारण पर केंद्रित करना चाहते हैं। आपके चैनल पर कई बार बोला है सर कि दलित आंदोलन की सबसे बड़ी जो समस्या है कि इस आंदोलन को जो है आर्थिक कष्टों के निवारण पर केंद्रित करने का प्रयास हुआ। ये प्रयास जो है नामदेव ढसाल ने किया था दलित पैंथर के बैनर पर। लेकिन क्या है कि अपने समाज के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के बाद से जो है उनकी मैक्सिमम गतिविधियां जो है
अमूर्त मुद्दे में रही। लोगों को बौद्ध बनाओ, लोगों जाति का विनाश करो, ब्राह्मणवाद का खात्मा करो, ऐसी ही गतिविधियों पर। नामदेव ढसाल जब दलित पैंथर के एजेंडे को जो है आर्थिक मुद्दे पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से जो उन पर आरोप लगता है ये तो मार्क्सवादी है। जब भी आप आर्थिक चिंतन की बात करते हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगता है कि दुशाद जी आप कहीं मार्क्सवादी तो नहीं हो। तो नामदेव ढसाल ने जो है एक बड़ा काम किया था, वो जो है पूरे आंदोलन को अपने एजेंडे को जो है आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन उनके जो समकक्ष ढाले साहब थे वो चाहते थे कि नहीं, ये जो है बौद्ध बुद्धिज्म को इसमें जो है तरजीह दिया जाए, माने प्राथमिकता बुद्धिज्म को मिले आर्थिक एजेंडे को। यहीं से एक क्लास होता है और उसके बाद जो है साजिश करके वहाँ के लोग ज्यादातर जो बुद्धिज्म के प्रति आकर्षित रहते हैं, तो एक तरीके से साजिश करके इस आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ी नामदेव ढसाल उन्होंने साइड ट्रैक करने की कोशिश किया। उसके बाद में से जो वहाँ पर स्प्लिट होता है, विभाजन होता है, और उसके बाद से अन्य जो समस्याएं आती है कि जो पैंथर के कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ जो पुलिस का दमन चक्र शुरू होता है, खुद जो है अपने आरपीआई के लोग जो है इनको मार डालने का आह्वान करते हैं। इन सब कारणों से जो है ये संगठन जो है अपने लक्ष्य को नहीं पा पाया, लेकिन जो है इसने जो घोषणा पत्र तैयार किया, इसने जो बेसिक काम किया सके ये अद्भुत है। यदि ये आगे बढ़ गया होता तो मने मान के चलना पड़ा, जो है तमाम जो है दूसरे दलित संगठन जो है फ्लॉप हो जाता है, तो इस देश पर राज करता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये एक तरीके से कहिए कि बहुजन आंदोलन का दलित आंदोलन की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन अगर यह जो है आपका पैंथर आंदोलन जो है एक बड़ी जमीन तोड़ा, आपको जो है पूरे आंदोलन को जो है एक विश्व स्तर के जो तमाम जो वंचित थे उनके साथ जोड़ने की कोशिश किया, तो असाधारण रही, जो कल्पना के बाहर है। जैसे मेरा खुद का मानना है कि दलित पैंथर जैसा जो है मिलिटेंट और आपका जो बौद्धिक आंदोलन जो है दलित इतिहास में नहीं आया, तो ये लक्ष्य को अपना नहीं पा पाया सर। लेकिन ये काम जो उन्होंने किया वो तो समझ जाइए कि आज जो है पूरे भारत में पहचान है। आज आप जिसको दलित आंदोलन कहते हैं, बहुजन आंदोलन कहते हैं, अम्बेडकरवादी आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन मुख्यतः जो है एक साहित्यिक आंदोलन है। अब देखिए कि हमारे लोग जो है ज्यादातर सड़कों पर नहीं उतरते, हमारे लोग जो है ज्यादातर अपनी वैचारिक के माध्यम से, लेखन के माध्यम से जो है अपने आक्रोश को, अपने एजेंडे को पेश करते हैं। तो पैंथरों ने जो दलित साहित्य की शुरुआत की सर, इसका तो इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा जिसका जो है कोई जवाब नहीं। शुरुआत में उन्होंने जो है मराठी में रचना की, लेकिन मराठी रचना का प्रभाव इतना था, इसने जो है जो स्थापित जो साहित्य की धारा है उसको एकदम हाशिए पर छोड़ दिया, और उससे प्रेरित होकर के दुनिया भारत की जो है प्रत्येक प्रांत में जो है लोग दलित साहित्य की तरफ उन्मुख हुए। तो जो इस देश में जो वंचना है, इस देश में जो एक तरीके से शोषकों का जो वर्चस्व है और जो है समतामूलक समाज के रास्ते में जो बाधा है, ये सारी बातें जो है आज साहित्य के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अम्बेडकरवादी आंदोलन जो है मुख्यतः साहित्य का आंदोलन है, और इस आंदोलन को जन्म देने का श्रेय जो है पैंथरों पर, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, जीबी पवार, अर्जुन डांगले इत्यादि ने जो रचनाएं की परवर्ती काल में जो है फला फूला। आज भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि पैंथर ने जो आंदोलन जो चलाया वो किसी न किसी रूप में, साहित्य के रूप में जो है आज भी आपको चला, ये बहुत बड़ी जी सर प्लान कर दिया है। मसलन जो है दलित साहित्य की मैं सबसे बड़ी जो देखता हूँ क्या, इसने डिवाइनिटी के खिलाफ, ईश्वरवाद के खिलाफ दलित आपका दलित साहित्य ने जो हमला बोला है, ये पूरी दुनिया के इतिहास की अनूठी घटना है। दुनिया के विदेश साहित्यकारों ने जो ईश्वर के खिलाफ, स्थापित मान्यताओं के खिलाफ ऐसा विद्रोह नहीं छेड़ा जैसा कि आज के दलित साहित्यकार छेड़े हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है। तो आप दलित साहित्य को जो है आप दलित पैंथर के आंदोलन की उपलब्धि के रूप में मान सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, जैसे अभी बताया कि जो जैसे किसी ने मिलिटेंट आंदोलन बताया, किसी ने कुछ बताया, अलग अलग तरीके से बताया, कुछ गतिविधियां भी कुछ उस तरह की रही, खोप भी देखा, और उपलब्धि के तौर पे आपने बताया कि एक तरह से जो है आज अम्बेडकरवाद की जो नींव है वो यहीं से पैदा होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जाने के बाद एक लगता था कि शून्य हो गया है, तो उसकी कमान दलित पैंथर ने संभाली, और उसके बाद आज
जो देख रहे हैं तमाम तरह के संगठन खड़े हुए, उनमें कहीं ना कहीं साहित्य के रूप में, साहित्य चेतना सर्जन के रूप में इसकी छाप दिखाई देती है। बहुत बड़ा एक वैचारिक आंदोलन भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ये सर, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो इस समय मेरा सवाल आप ही से है, जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से जो है लोग बाग पूर्व जन्मों के कर्मों का फल जो है समझते थे, और पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के कारण वर्तमान जीवन पाते हैं, और ये धारणा आज भी बनी हुई है। यानी मनुष्य चाह करके भी ये नहीं कर पाया, अब उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों को खिलाफ वो लड़ नहीं पाया, कि वो समझता है कि ये भगवान की देन है, तो ये एक समय आएगा वो कट जाएगा। इस तरह की सोच जो है, एक ये वैचारिकी से ही, एक जो है साहित्य के सर्जन से ही, एक साहित्य की लेखनी के माध्यम से ही उसको निराकरण किया जा सकता है, विचार परिवर्तन का काम किया जा सकता है, ताकि उसकी जो मन में ये धारणाएं बनी हुई है उसको दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जैसे मैंने बताया इस कार्यक्रम के शुरुआत में, जैसे कह रहा था कि जैसे अमेरिका में जो है ब्लैक थे, और अफ्रीका में जो है निग्रो, और जर्मनी में जू, और इंग्लैंड में जो है विलेन, स्पार्टा में हेलिट, और भारत में शूद्र और अछूत के नाम से उनको जानते हैं। तो उनके अन्य देशों में, जो भारत के अलावा जो अन्य देश में दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने उनके उन्नति के रास्ते, उनके खान पीन रहन सहन के रास्ते उनके लिए खुले थे। वो अपनी उन्नति भी कर सकते थे, उनसे बाहर भी निकल सकते थे। यही नहीं, ब्लैक को भी कुछ ना कुछ राइट्स थे जीवन जीने के। लेकिन यहाँ तो जो है अनसीएबल माने जिनको देखना मना है, अनशेडबल जिनकी परछाई से जो है छूत लगती है, अनटचेबल जिनके छूने से छूत लगती है। इस तरह का समाज जो चाह करके भी अपनी उन्नति के लिए, अपने सामान्य जीवन जीने के लिए भी, अपनी जीविका के लिए दिन में नहीं निकलता था, रात में उसको निकलना पड़ता था। और इतना ही नहीं कि जो है रास्ता छोड़ के अलग खड़ा होना पड़ता था उसको। तो इस तरह की जो गतिविधियां, तो इस आंदोलन में जो है जो लगे लोगों ने, उन लोगों का जो भारत में ये रह रहे थे इस तरह को, उनका मनोबल बढ़ाया। और भारतीय संविधान में तो व्यवस्था दी गई थी जो है, जो समाज व्यवस्था में कहीं नहीं थे, अधिकार वंचित थे, उनको अधिकार संपन्न बनाया गया, और उसी के क्रम में चलता रहा। तो क्योंकि आज जो है आजाद भारत के शासकों के हाथ में जब इस देश की बागडोर आई, तो उस बागडोर के बावजूद, क्या मेरा सवाल आपसे है, वर्तमान में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता क्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? यदि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या पैंथरों की कोई भूमिका हो सकती है उसको दूर करने के लिए? जी सर। आपने वो सही जो बताया सर, दलित पैंथरों ने जो दलित का जो डिफिनेशन दिया था सर, वो डिफिनेशन जो था सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं था जी। दलित के साथ जनरली जो अनटचेबिलिटी जुड़ी हुई है, लेकिन पैंथरों ने घोषित किया था कि वे सभी जो है आपका दलित के अंतर्गत आएंगे, जो कहीं न कहीं व्यवस्था द्वारा शोषित है, ये निष्पेषित है, पीड़ित है। तो उन्होंने दलित को जो है बड़ा एक व्यापक रूप दिया था सर, जिसमें जो है जो अछूतों के दायरे को तोड़ते हुए समग्र वंचितों को इसमें शामिल कर लिया गया। और जहां तक आपने कठिनाइयों का जो जिक्र किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अनटचेबिलिटी इज वर्स देन स्लेवरी। दलितों की तुलना जिस जमात से की जाती है वो है जो ब्लैक्स है सर, अफ्रीका के अफ्रीका के जो निग्रो अमेरिका में ले जाए गए और वहाँ दास प्रथा के तहत उनका जो उत्पीड़न होता है, उसकी जो है दलितों की तुलना की जाती है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है जो दलितों के साथ जुड़ी हुई है, ये कहीं जो है उससे भी बदतर चीज है। वो आपका स्लेवरी सिस्टम में क्या था सर, कि जो स्लेव्स थे वो अच्छा काम करके अपने मालिक से, अब जो मास्टर होता था जो उनको गुलाम बना के रखता था, उसको प्लीज करके वो मुक्त हो सकते थे। जो स्लेव्स उनको अच्छा नाम रखने की कहीं से मनाही नहीं थी। जो स्लेव्स थे वो आपका चर्चों में जाकर के, देवालयों में जाकर के भगवान के सामने जो है अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते थे। तो पॉलिटिकल गतिविधियों में शिरकत कर सकते थे, तमाम चीजें बहुत सी चीजें। लेकिन जो है डॉक्टर अम्बेडकर अगर कहते हैं कि जो है अनटचेबिलिटी वर्स देन जो है स्लेवरी, तो उसका आशय ये था कि दलितों के सामने जो अच्छा नाम तक रखने का अधिकार नहीं था, इनको एजुकेशन का राइट नहीं था, ये दिवालियों में जाकर के, भगवान के मंदिर में जाकर के जो है आपका पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो है शिरकत करने का मौका नहीं था। तो कहने का मतलब ये थे, दलित दुनिया के सबसे अधिकार विहीन मनुष्य प्राणी थे।
ऐसी अधिकार विहीन लोगों में जो है पैंथरों ने अपने आंदोलन से एक जोश भर दिया। और जो बताया आपको सर कि जो पैंथर का वहां पर मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ तो बहुत से किस्से कहानियां सुनने को मिलती है। इसका दुरुपयोग भी हुआ। दलित पैंथर का इतना आतंक हो गया कि बहुत से लोग जो है जा करके चुपचाप कहते थे कि मैं पैंथर हूँ। पैंथर के नाम से वसूली कर लेते थे और लोग उनके डर के मारे दे देते थे। तो बहुत सी कुछ बुराइयां भी आ गई, लेकिन लोगों का मनोबल जो है, जो दुनिया के सबसे अधिकार विहीन मनुष्य प्राणी है, उसका मनोबल जो है आसमान को छूने लगा। अब सर जो है आज की तारीख में आपको यदि किसी से प्रेरणा मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ जब पैंथरों से लिया जा सकता है। दलित पैंथर ने जिस हालात में, आपका जो पहला सवाल था कि किन परिस्थितियों में जो है उन्होंने जो है इस संगठन की स्थापना की सर, तो दलित पैंथर ने जिस हालात में जो है अपने संगठन की स्थापना की सर, उससे स्थितियां बहुत ही बदतर है। 1972 में इस संगठन की स्थापना होती है। 1972 क्या होता, आजाद भारत के बाद का जो है पहला सिल्वर जुबली मनाया गया था। माने 1947 में भारत आजाद होता है, उसके 25 साल बाद जो है 1972 में संगठन बनता है। तो देश को आजाद हुए सर जुमा जुमा 25 साल हुए थे। उस समय जो उम्मीदें बची हुई थी कि आजादी के संघर्ष से निकले हुए नेताओं ने जो है, डॉक्टर अंबेडकर की जो है एक चेतावनी थी, सावधान वाली थी कि निकट भविष्य में हमें आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा कर लेना होगा, नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता जो है डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है। तो जमाने में जो है आजाद भारत को आजाद हुए महज 25 साल हुए थे, तो भारत के सुधार की जो है तमाम संभावनाएं बची हुई थी। वैसी स्थिति में जो है पैंथर की स्थापना होती है। लेकिन आज जो सर जो है आपको 70 साल से लगभग 75 साल होने को आए, और 75 सालों में स्थिति जो है तब के मुकाबले बहुत ही सोचनीय है सर। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस देश का शासक वर्ग जो है, जो 1972 में कहीं से उम्मीद जताता था, दिलाता था कि वो जो इस देश में जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा कर लेगा, आजादी के समय उसने जो वादे किए थे उस वादे को ध्यान में रखते हुए जो है वो समतामूलक भारत समाज के निर्माण की दिशा में कुछ करेगा, ये सब उम्मीदें जो है पैंथर के जमाने में थी। लेकिन आज इसकी स्थिति जो है बहुत ही सोचनी हो चुकी है। आजादी के 70 सालों बाद ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस देश का शासक वर्ग जो है आपका वंचितों के प्रति कहीं से सदैह नहीं है। उसे समतामूलक भारत निर्माण की जरा भी चिंता नहीं है। उसे जो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे के लिए बाबा साहब ने जो आपका 25 नवंबर 1949 को जो है एक एडवाइस किया था कि निकट भविष्य के मध्य आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा कर लेना होगा, नहीं तो विषमता से पीड़ित जो है डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस देश का शासक वर्ग जो है अपने स्ववर्णी हित में, अपने माने इस देश के स्ववर्णी मतलब इस देश के जो जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग के हित में सत्ता का इस कदर जो है अंधाधुंध इस्तेमाल किया कि उस बात की उसको जरा भी चिंता नहीं हुई कि आर्थिक और सामाजिक विषमता यदि बढ़ जाएगी तो देश डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो सकता है। और ऐसा हुआ है सर। आपने सुना होगा कि कई सौ जिले जो है वो नक्सलवाद की चपेट में चले गए, माओवाद की चपेट में चले गए। तो इसीलिए चले गए हैं कि इस देश के शासक वर्ग ने जो है भारत में विषमता के खात्मे का कोई प्रयास नहीं किया। आज की तारीख में यदि आप देखें सर जो इतनी सोचनीय स्थिति हो चुकी है, शासक और वंचितों के बीच जो है जो एक तरीके से आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो पैदा हो चुकी है, इसमें दलित पिछड़े समाज के लोग, जिन लोगों को लिबरेट करने के लिए पैंथरों ने उस जमाने में जो है दलित पैंथर जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ये लोग पूरी तरीके से जो है गुलामों की स्थिति में पहुंच चुके हैं। मैं आपके चैनल पर कई बार कह चुका हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो है शासक वर्गों ने जो पॉलिसी पैदा की बनाई है, उस पॉलिसी के फलस्वरूप जो है विशाल बहुसंख्यक समाज जो है गुलामों की स्थिति में पहुंच चुका है। जैसे मैं बतलाया कि 1972 में ये स्थिति नहीं थी, समाज जो है तकलीफ में था, लेकिन जो है उसके सामने एक उम्मीद बची हुई थी कि जो ये भी जो है समतामूलक समाज का लाभ उठा करके जो है तमाम गैर बराबरी से मुक्त हो सकता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति कोई नहीं। आज ये समाज जो है पूरी तरीके से गुलामों की स्थिति में पहुंच चुका है। आज की तारीख में जो है
आर्थिक और सामाजिक विषमता का जो ये हुआ है, जो है इस देश में जो मैंने विस्तार हुआ है, उस विस्तार के फलस्वरूप जो है आपका बहुसंख्य आबादी तो गुलामों की स्थिति में पहुंची है सर। एक और भी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। आपके चैनल पर हमने बताया था कि आधी आबादी के सामने सर जो है इतना बड़ा संकट पैदा हो चुका है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। पिछले साल जो है आपका वर्ल्ड ग्लोबल जो जेंडर गैप की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बतलाया गया था कि भारत की आधी आबादी को अर्थात महिलाओं को जो है आपका राजनीतिक समानता पाने में वो लग जाएंगे 95 साल लगेंगे, शैक्षणिक समानता पाने में जो है 105 साल लग सकते हैं हम, लेकिन पुरुषों के बराबर आर्थिक रूप से समानता पाने में जो है 257 साल लगने हैं। 257 साल तो जो है एवरेज महिलाओं के विषय में कहा जा रहा है सर, लेकिन वंचित वर्ग की महिलाओं के लिहाज से सोचे तो जो है लगभग 300 साल में जो है इस देश में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का, अरे महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर ये आर्थिक समानता मिल सकती है सर। तो आजाद भारत के शासकों ने जो है सर जो डॉक्टर अम्बेडकर की आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे की चेतावनी की जो अनदेखी किया, आर्थिक गैर बराबरी के खात्मे के साथ इसने जो है अपने स्वाभिमान के हित में जो है इस देश की सुविधा वर्ग भोगी वर्ग के हित में जो नीतियां बनाई है, उन नीतियों के फलस्वरूप जो है यह देश जो है बहुत विस्फोटक स्थिति पहुंच चुका है। आज आपके सामने मैं आपको बता दूं सर कि आपके बहुत से जो बहुजनवादी संगठन है, कोई निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई छोटी छोटी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है सर। नहीं सर, आज की तारीख में जो स्टेज क्या नाम है बहुसंख्य वंचित समाज को जिस स्टेज में पहुंचा दिया सर, उस स्टेज में आपको गुलामी से मुक्ति की लड़ाई लड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बना। गुलामी से मुक्ति की लड़ाई आपको ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो लड़ाई इंडियन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, जो लड़ाई जो है मंडेला के लोगों ने गोरों के खिलाफ लड़ा, वो स्टेज आ चुका है। और सबसे बड़ी बात तो सर महिलाओं को लेकर के देखिए, महिलाओं को जो है जो क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि उनको जो है पुरुषों के बराबर आर्थिक समानता पाने में जो है आपका 300 साल लग जाएंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी, कितनी बड़े भयंकर स्थिति है सर। और इस स्थिति से इस देश का पूरा जो है शासक वर्ग तो बिल्कुल आंखें मुदे हुआ है। आपका जो राजनीतिक वर्ग है, बहुजन समाज का जो ये है पॉलिटिकल तबका है, जो बहुजनवादी दल है, वो पूरी तरीके से जो है इन बातों से आंखें मुदे हुए है सर। किसी भी संगठन के एजेंडे में आप नहीं पाइएगा कि जो बहुजन आज गुलामी की स्थिति में पहुंच गया है उसको लिबरेट करने की बात सोचिए। इस देश में वर्तमान में चाहे कोई भी बहुजनवादी दल ऐसा नहीं है जो महिलाओं के लिए चिंतित हो कि आधी आबादी जो है उसको ये लिबरेट होने में 300 साल लग जाएंगे सर। इस देश का कोई भी शासन जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है आपका जो है सामाजिक न्याय क्या है कि शक्ति के स्रोतों से जो डिप्राइव सेक्शन है उसको शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाओ। शासक वर्गों की नीतियों के फलस्वरूप जैसा देश पीछे जा रहा है, लैटरल एंट्री के जरिए, विनिवेशीकरण के जरिए जो वंचितों को हर तरह से सोर्सेज ऑफ पावर से जो है बहिष्कृत करने की कोशिश चल रही है, एक्सक्लूड करने की एक साजिश चल रही है। लेकिन आप शासक वर्ग को देखिए, अरे हमारे राजनीतिक दलों को देखिए जो सोशल जस्टिस के नाम पर राजनीति करते हैं, सत्ता में पहुंच गए, सीएम बने और क्या क्या नहीं बने, वो लोग पूरी तरीके से जो है सर चुप्पी साधे हुए हैं। दलित पैंथर जिस स्टेज में स्थापित हुआ सर, यही स्टेज था, जबकि मैं आपको दावा करता हूं कि उससे बदतर स्टेज है। कि दलित पैंथर जो 1972 में जब स्थापित होता है तो उस समय देश जो है अपनी सिल्वर जुबली मनाया था। उम्मीदें बची थी कि इस देश का शासक वर्ग जो है आजादी के जो वादे हैं उसे पूरा करने के लिए निकट भविष्य में कुछ न कुछ कदम उठाएगा सर। लेकिन आज की तारीख में तो सारी चीजें कर शासक वर्ग का चरित्र आपके सामने आ चुका है और आपका बहुसंख्य समाज जो है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंच चुका है। इतनी भयंकर स्थिति सर उस समय नहीं थी जब नामदेव ढसाल राजा ढाले ने जो है संगठन की स्थापना किया था। अब सर जो है जो हालात है मेरे ख्याल से जो है वो दलित पैंथर के लोगों ने, दलित पैंथर के लोग कौन थे उस जमाने में, पैंथर के जमाने में जो है लेखकों ने इनिशिएटिव लिया था सर, राइटर्स ने जो है ये पहलकदमी की थी। आज का जो है आपका बहुजन नेतृत्व जो है पूरी तरीके से जो है गैर जिम्मेवार हो चुका है। उसे समाज की चिंताओं, बहुजन समाज की जरा भी चिंता नहीं, सुख दुख में वो कहीं भी सहभागी नहीं होना चाहता है। कोई संकट आता है तो मुंह नहीं खोलता है सर। आपने देखा पिछले दिनों जो है प्रोफेसर रतन लाल जैसा इंटेलेक्चुअल जो पूरे देश में जो है आपको गैर बराबरी के खिलाफ एक नायक की तरह लड़ रहा है, उसके ऊपर जब संकट आता है तो
इवन जो है मार्क्सवादी दलों के बुद्धिजीवियों ने तो जुबान खोली थी, लेकिन आपके जो बहुजनवादी दल है बिल्कुल उनकी जुबान पर ताला लग गया सर। तो आज की तारीख में जो सर कहे कि बहुजन नेतृत्व जो है, जितना जल्दी हम ये चीज उपलब्धि कर लें, जितना जल्दी हम फील कर ले कि आज के तारीख में जो है आपका बहुजन नेतृत्व जो है पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है, पूरी तरीके से निकम्मा हो चुका है, इसका विकल्प ढूंढना जरूरी है सर। और विकल्प यदि कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके लेखक दे सकते हैं, क्योंकि लेखक ही जो है अब थे आपका बहुजन मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेखक ही अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने कहा सर कि अम्बेडकरवादी आंदोलन क्या है, बहुजन आंदोलन क्या है, मुख्यतः साहित्य का आंदोलन है, ये लेखन के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे आप जैसे लोग हैं, प्रोफेसर रतन लाल, दिलीप मंडल, लक्ष्मण यादव, ऐसे जो ढेरों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो है अपने अपने तरीके से एक विचार के द्वारा जो है समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, शासकों पर दबाव बना रहे हैं। तो लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बहुजन समाज के लेखक बुद्धिजीवी लड़ रहे हैं सर। तो ऐसे में मेरा मानना है कि जो दलित पैंथर की जो 50वीं हम लोग जयंती मनाने जा रहे हैं, 50 उनके वर्षगांठ के स्थापना की सर, तो इस समय जो है आपके बहुजन समाज के लेखकों को एक संकल्प लेना है कि नामदेव ढसाल वगैरह, सोचिए सर जो है 1972 में नामदेव ढसाल की एज क्या रही होगी, हार्डली 23 साल रही होगी। राजा ढाले, जेबी पवार भी थे, बिल्कुल युवा थे। छोटी उम्र में इन लेखकों ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया और समाज को बदलने के लिए समझ जाए कि इतना मैंने यह कर दिया, मैंने प्रभावशाली काम किया कि पूरे देश में जो है दलित पैंथर जो है एक खौफ का एक बन गया। सरकारें जो है दलित पैंथर से प्रभावित होकर के अपनी नीतियां बनाने लगी। इंदिरा गांधी जैसी जो है भारत की सर्वकाल की सबसे शक्तिशाली जो है शख्सियत जो है पैंथरों के सामने झुकती है, तो इससे बड़ा मिसाल क्या हो सकती है सर। तो मैं तो यही कहूंगा सर कि जो है ये जो संकट का समय है, बहुजन समाज आपका गुलाम बनने जा रहा है, आधी आबादी की मुक्ति के लिए जो है 300 साल से अधिक लगने हैं। इस समय जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही वर्ग है, बहुजन समाज का लेखक वर्ग, जो दलित पैंथर से इनिशिएटिव लेकर के बदले हालात में जो है कुछ विकल्प खड़ा कर सकता है सर। तो हमारे आपके ऊपर, इस देश वर्तमान के लेखकों के ऊपर सर जो है एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, ऐसा मेरा मानना है सर। नेक्स्ट। थैंक यू सर, जो है आपने बताया कि जिम्मेदारी दिख रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस समय जो आपने इसका एक जो है खाका दिया कि वर्तमान समय में जो बहुजनों का जो आंदोलन था वो उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है जिस रूप में दिखाई देना चाहिए था। 1972 में जो परिस्थितियां थी, आज वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उस समय इस जैसी परिस्थितियां नहीं थी। उस समय आशा थी कि हम समता मूलक समाज की स्थापना करके देश पर शासन सत्ता में आएंगे, लेकिन आज वो आशा टूटती दिखाई दे रही। जो आज के जो हालत है, जैसे सारे जो संवैधानिक संस्थाएं उनका निजीकरण लेकर के और बहुत सारी जो है कंपनियों को जो है प्राइवेट के हवाले निजीकरण करने के रास्ते से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो है, क्योंकि उस समय ये नीतियां नहीं थी 1972 में, आज ये सारी नीतियां हैं और ये नीतियां सब की सब जो है, क्योंकि निजीकरण होगा तो रिजर्वेशन जाहिर सी बात है समाप्त होगा, तो रिजर्वेशन की वजह से लोग नौकरी में आते थे दबे कुचले समाज के लोग, तो वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आकलन सही है, मैं इसे सही मानता हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा, क्या आज पैंथरों की भूमिका को विस्तार देने की आवश्यकता महसूस हो रही सर? जी अब जैसे मैं बतलाऊं सर कि जो है अभी दलित पैंथर के जो संस्थापक थे उसमें कई लोग जीवित हैं। अर्जुन डांगरे जीवित है हमारी जानकारी में, जेबी पवार जीवित है, अभी भी लाखों जो है लोग हो चुके हैं, 60-70 साल के हो चुके हैं, लेकिन लाखों लोग जो है अभी जीवित हैं जो दलित पैंथर के सामने जो समय में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे करके दलित आंदोलन को जो है बुलंदी पहुंचाए थे। तो मेरा मानना है सर कि बदले हुए हालात में जो है जो ये पैंथर्स हैं वो लोग भी कल दलित पैंथर की तरफ से जरूर जो है इस अवसर पर बड़ा आयोजन होगा, तो जो बचे हुए पैंथर हैं उनको और हम जैसे लोग, जिससे मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो है जो आपके बहुजन लेखक है उनका एक ही मॉडल हो सकता है, दलित पैंथर के लेखक। तो हम यदि ये है अपनी जिम्मेवारियों को अगर समझ रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं सर, तो हमें इधर उधर न देख करके जो है सीधे दलित पैंथरों से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। अब दलित पैंथरों से प्रेरणा हम यदि लेते हैं और जो बचे हुए दलित पैंथर है सर, तो आज के हालात में जो है उनको अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा सर।
आज जो है देखिए सर, जो है जो न्यू मिलेनियम में टेक्नोलॉजी ने जो है सारी चीजों को बदल दिया है। अब वो चीज नहीं रहा कि जो है समाजवाद जो है वो तरीके से सपना बनते जा रहा है, और भी बहुत सी चीजें। तो बदले हुए हालात में हमें अपनी स्ट्रेटेजी जो है बदलनी पड़ेगी। तो मेरा अपील है कि जो अभी ये आपका जो है पैंथर के लोग बचे हुए हैं, जो कल जो है अपना जो अपने संघर्षों का जो है वो 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उनसे मेरी अपील है, मेरी अपील पूरे देश के लोगों से है कि भाई यदि आप जो है समाज में कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हो, मतलब बड़ा बदलाव लाना इसलिए जरूरी है कि आपका समाज बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंच चुका है। ये मान के चलिए कि इस देश की जो है लगभग 93% आबादी में 93% आबादी की बात करता हूँ, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनसे कन्वर्टेड जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और इस देश की आधी आबादी है, महिलाएं हैं, इनकी संख्या जो है लगभग ऑलमोस्ट जो है 93% के करीब है। ये 93% आबादी जो है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंचा दी गई है। इस देश का जो शासक वर्ग है वैसी पॉलिसी ही बना रहा है ताकि जो है जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो है आपका जो है जो हिंदू ईश्वर के उत्तमांग से जो जन्मे हुए पुरुष है उन तक जाए सर। आप जानते हैं सर कि भारत की जो है जो ये डिवाइन थ्योरी, मेन मानव जाति की सृष्टि में भारत का जो दैविक सिद्धांत है उसमें बतलाता है कि ईश्वर ने जो है विभिन्न अंगों से लोगों, कई प्रजाति के लोगों को, मुख से जो है ब्राह्मण को, आपका छत्र यहाँ से छाती से छत्री को, जंघे से जो है वैश्य को ये किया। तो ये जो है हिंदू ईश्वर के उत्तमांग से, बेटर अर्गन से पैदा हुए लोग हैं। तो वर्तमान जो यह सत्ता है सर, उसकी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से जो है हिंदू धर्म शास्त्रों के तहत जो है शक्ति के सारे स्रोत जो है ये जो आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के मध्य देने की बात कही गई है, जिसकी हिमायत हिंदुओं के तमाम धर्मशास्त्र करते हैं, जिसकी हिमायत जो है हिंदुओं के सभी ईश्वर करते हैं। तो इस शासक वर्ग जो उस दिशा में बढ़ रहा है सर। ऑल सोर्सेज ऑफ पावर जो है, ऑल सोर्सेज ऑफ पावर आपके श्रोता जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ पावर 4 हो गए। आर्थिक, जिसमें ऑल अर्निंग एक्टिविटी आती है, राजनीतिक, जिसमें पूरी राजनीति की तमाम संस्थाएं, पॉलिटिकल, ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तीसरी जो है एजुकेशनल है, और चौथी जो है धार्मिक है। ये जो है शासक वर्ग की कोशिश है कि जो 4 शक्ति के स्रोत है, सारे के सारे जो स्रोत है वो जो ईश्वर, हिंदू ईश्वर के उत्तमांग से जन्मे हुए लोग हैं, जिनकी आबादी जो है बड़ी मुश्किल से 7.5% है, ये सारा कुछ इनके हाथ में देना चाहते हैं। ऑल अर्निंग एक्टिविटी, ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और धर्म तो उनके हाथ में है ही सर। तो मेरे कहने का मतलब सर, ये 50 जो वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो दलित पैंथर का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है सर, तो जो पैंथर के नायक बचे हुए उनसे मेरा करबद्ध अपील है कि प्लीज अपने एजेंडे को बदलिए, अपने आंदोलन के दायरे को बदलिए, और पूरी लड़ाई को जो है शक्ति के स्रोतों के वाजिब बंटवारे पर जो है केंद्रित कर दीजिए। माने जितने भी शक्ति के स्रोत, ऑल सोर्सेज ऑफ पावर का बंटवारा जो है आपका भारत के जो मेजर सामाजिक समूह है, सवर्ण, ओबीसी, SC ST, धार्मिक अल्पसंख्यक और इन समाजों की महिला, इनकी संख्या अनुपात में कीजिए। दूसरा वैसर जो है इस देश के आपका जो पैंथर बचे हुए हैं, और पैंथर से जो लोग प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनके समक्ष सर जो है मैं कुछ एक अपना एजेंडा में रखना चाहता हूँ, जो अपना संगठन बहुजन डाइवर्सिटी मिशन इसे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में सर आगे बढ़ रहा है। सर जो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, जैसे जो है आज की तारीख में मैंने आपके चैनल में बताया कि आज की तारीख में जितने भी सर शहरों में गगनचुंबी जो फ्लैट्स खड़े हुए, अपार्टमेंट खड़े हुए हैं, आप देखेंगे तो अपार्टमेंटों में जो समझिए 80 से 90% जो फ्लैट्स हैं उनके हैं जो हिंदू ईश्वर के उत्तमांग से जन्मे, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के। ये जो 8 और 10 लेन की सड़कों पर से जो गाड़ियों के सैलाब देखते हैं, 90% गाड़ियां उनकी है सर। ये जो आपका जो है छोटे बड़े शहरों से लेकर के बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में विशाल विशाल जो है आप ये देख रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स देख रहे हैं, उस पर कब्जा उनका है सर। मीडिया पर कब्जा उनका, तमाम जो है जितने भी शक्ति के स्रोत है सर उस पर उनका कब्जा है। अब इस कब्जे को सर जो है ये तोड़ने के लिए आपको कुछ गैर पारंपरिक तरीके अपनाने पड़ेंगे सर।
जो अभी ट्रेडिशन चल रहा है कि सर जिसे आप देखेंगे कि शक्ति के स्रोतों के बंटवारे में प्राथमिकता मिलती है उनको, जिनका जो है तमाम चीजों पर कब्जा है, मतलब सवर्णों को मिलता है, और सवर्णों के बाद जो बाकी अवसर जो है गैर सवर्णों में आदिवासी, दलित, आदिवासी, पिछड़ों इत्यादि में वितरित होता है। मेरा जो है दलित पैंथर के संस्थापकों से जो है एक अपील है कि प्लीज आप भारत के सबसे क्रांतिकारी तबके के लोग हैं, जो पीढ़ी जीवित बची है ये ऐतिहासिक आंदोलन में, उस आंदोलन को जन्म देने वाले आप हैं, तो आप एक तुच्छ लेखक एचएल दुसाद की जो अपील है कि वर्तमान में जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी इतनी बढ़ गई है जिसके फलस्वरूप जो है 93% आबादी गुलामों की स्थिति में पहुंच चुकी है। आधी आबादी को जो है पुरुषों के बराबर क्षमता पाने में 300 साल लगने हैं। तो आप एक काम करें सर, काम ये रहे कि जो है जो बंटवारे का जो सिस्टम है सर उसको रिवर्स कर दिया जाए सर। जैसे अब तक जो पहले जो है जो जनरल है उनको अवसर दिया जाता है, जनरल के बाद से जो वंचितों को, तो अवसर बदल दिया जाए इस तरीके से कि अवसरों के बंटवारे का जो सिस्टम है उसको रिवर्स हम करके जो है जो सबसे वंचित है वहां से जो है बंटवारे की शुरुआत हो, और सबसे आखिरी में हिस्सा उसको मिले जिसका शक्ति के स्रोतों पर जो है कब्जा है। दूसरा काम मैं पैंथरों से यही अपील करूंगा कि प्लीज आप ऐसा करें जो है आपका बहुत से देशों में एक सेट हो चुका है, मसलन साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के जो गोरे थे उनकी संख्या 8 से 10% थी, लेकिन शक्ति के स्रोतों पर उनका कब्जा जो 80 से 90% था। बाद में जब मंडेला के लोगों में सत्ता आती है तो एक अपने संविधान में जो है बदलाव करते हैं, और बदलाव के तहत जो है जिस सोशल ग्रुप का जो संख्या अनुपात है उस अनुपात में अवसरों का बंटवारे का जो है वो प्रावधान रखते हैं। नतीजा क्या होता है कि जिन गोरों का 80 से 90% तमाम शक्ति के स्रोतों पर हिस्सा था वो 8 से 10% में अपने संख्या अनुपात पर सिमटना शुरू करते हैं, और परवर्ती काल में स्थिति वो आती है कि धीरे धीरे जो है ये अपनी संख्या अनुपात पर सिमट जाते हैं। और वहां होता है क्या कि जब वहां का सोशल जो मैंने जो डोमिनेटेड वर्ग है, गोरे जब जो है अपनी संख्या अनुपात पर सिमटते हैं तो उनके हिस्से का 75 से 80% हिस्सा जो है सरप्लस हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है। उस सरप्लस हिस्से को जो है वंचित वर्गों में यहाँ पर बंटवारे का जो है उपक्रम चलाया जाता है, प्रावधान किया जाता है। उसके बाद से जो है वहां पर वही है समतामूलक समाज बनने का रास्ता मैंने खुलता है। आज साउथ अफ्रीका में ये स्थिति हो चुकी है कि वहां के गोरे जो है साउथ अफ्रीका छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कभी 80 से 90% अवसरों का उपभोग किया वो 8 से 9-10% पर जो है निर्भर नहीं रह सकते। भारत में यदि समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जिसके जो है एक्सट्रीम पर पहुंचने के कारण जो है 93% आबादी गुलामों की स्थिति पहुंच चुकी है, इनको यदि आप लिबरेट करना चाहते हैं, आपको गुलामी की मुक्ति की लड़ाई लड़नी है, तो इनको यदि जो है लिबरेट करना चाहते हैं, इनको गुलामी से मुक्त कराना चाहते हैं, तो भारत में भी जो है एक नई लड़ाई की शुरुआत हो। जिस तबके के हाथ में 80 से 90% जो है अवसर है, हम लड़ाई इस यहाँ से शुरू करें कि उनको उनके संख्या अनुपात पर जो है रोकने का एजेंडा पेश करें। यदि जो है ये 10 से 15% लोगों को हम उनके संख्या अनुपात पर रोक देते हैं तो उनके हिस्से का 65 से 70% जो है सरप्लस अवसर मिलेगा। और इन अवसरों को यदि वंचित वर्गों में जो ये है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं और जो महिलाएं हैं, इनके मध्य यदि हम बांटने का जो है प्रयास करते हैं तो जो है बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो हमारे दलित पैंथर के लोगों ने एक समय जो प्लान बनाया था समतामूलक भारत का, वो सारी चीजें जो है सर ये हो सकती है। तो मेरा ये अपील यही है सर इस ऐतिहासिक अवसर पर कि इस देश का जो सुविधा भोगी है उसको उसके संख्या अनुपात पर रोका जाए और उसके हिस्से का जो सरप्लस अवसर है उसे जो है वंचित जातियों में बांटा जाए। और बांटने की शुरुआत जो है सर जो सबसे ज्यादा वंचित है वहां से है। मसलन जो है भारत में यदि आप वंचितों को ये देखेंगे तो सबसे वंचित तबका जो है अति दलितों का है। सबसे पहले अति दलित को दीजिए, अति दलित के बाद से जो है अति आदिवासियों में आइए, उनमें जो ये उसी तरीके से पिछड़े में जो है अति पिछड़े पहले उनको दीजिए, उसके बाद से पिछड़ों को दीजिए। लास्ट अवसर जो है इस देश जो 80 से 90% तमाम क्षेत्रों में कब्जा जमाए हुए उनको दे। यदि जो है हम ये लड़ाई लड़ने में सफल हो जाते हैं तो हजारों साल से भारत में समतामूलक समाज का जो हमारे महापुरुषों ने ड्रीम देखा है वो पूरा हो सकता है। तो सर आपके चैनल के माध्यम से आज मैं जो है यही अपील करता हूँ
कि वो जो इससे जो आपने जो सवाल पूछा कि ये अपनी गतिविधियों में विस्तार दे। तो अब तक जो है दलित पैंथर का जो एजेंडा रहा है, वो एजेंडा जरूर कहीं से सीमित रहा है, उसको जो है वो विस्तार दे जो है, और विस्तार ये रहे कि शक्ति के तमाम स्रोतों को भारत के जो मेजर समावेश उनकी संख्या अनुसार से बंटवारा हो। और इस बंटवारे में सबसे पहले हक उसको दिए जो सबसे ज्यादा वंचित है। ये मेरी अपील है सर। थैंक यू सर इस अवसर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा किया और अपील भी किया कि पैंथरों को अपनी एक तरह से एक नए विचार के साथ खड़ा करना चाहिए कि जो सुविधा भोगी वंचित वर्ग हैं, ये बीच में जो बंटवारा है इस तरह से कि एक सुविधा भोगी जितना हिस्से पर काबिज है उसको वहीं पर रोका जाए और दबे कुचले वंचित समाज को उनकी संख्या अनुपात में नीचे से लेकर के जो सबसे कम रिसोर्स पर हैं उस पर देते चला जाए, और इसकी आवश्यकता भी है। साथ ही जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे अपील है, इस कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए, हमें सुझाव दीजिए ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है हम इस दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ बन करके उनके दबे कुचलेपन को दूर करने के लिए और उनके अंदर छुपी कमजोरी को दूर करके उनके अंदर अच्छाई भर करके उनको अपना हक अधिकार लेने के लिए तैयार करने का हमारा एक प्रोग्राम है। और साथियों कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो। सभी को जय भीम जय भारत। और दुसाध साहब आपने बात रखी आज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दलित पैंथर का जो आज ये जो कल बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उनका सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है और 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और हम भी यही उनसे निवेदन करेंगे कि जो अपने उस एजेंडे में सुधार करते हुए उसको एक नए तरीके से लेकर के आए और शक्ति के स्रोतों में जो है सभी की वाजिब हिस्सेदारी देने का आंदोलन शुरू करें। थैंक यू। जय भीम जय भारत।